हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं। इससे पहले हमने 4 यूनिट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे 5th यूनिट शुरू। 5th यूनिट नहीं, आज हम करेंगे 4th यूनिट शुरू, जो है आपकी बिजनेस फाइनेंस। आज बिजनेस फाइनेंस की हमारी क्लास 1 रहेगी एंड हम करेंगे बिजनेस फाइनेंस क्लास यूनिट 4 है, आपकी क्लास 1 है। जून 2025 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 4 यूनिट कर ली है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, वो यूनिट्स नहीं देखी हैं, उनको जाकर देख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद कंटिन्यूसली आप चैनल के साथ बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ की सुविधा चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। और नोट्स बनाते चलिएगा जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि नोट्स से आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो आज का आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस फाइनेंस। फर्स्टली यू वांट टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। इन हिंदी यू कैन से इट अ विथ फाइनेंस। तो कोई भी अगर आपको बिजनेस चलाना है, छोटा चलाना है, बड़ा चलाना है, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस रहेगा, तो हर बिजनेस को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंस की सुविधा चाहिए। विदाउट फाइनेंस आप कोई भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते हो, क्योंकि फाइनेंस हर एक बिजनेस के अंदर ब्लड की तरह होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, विदाउट ब्लड ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसी की तरह बिजनेस के अंदर फाइनेंस ब्लड होता है बिजनेस का। विदाउट फाइनेंस आप अपने बिजनेस को चला नहीं सकते हो। तो फाइनेंस की नीड आपको हर समय के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर, हर जगह पर चाहिए। बिजनेस फाइनेंस रेफर टू द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड बाय अ बिजनेस। अब क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस इस चीज़ को रेफर करता है, जब भी बिजनेस को ज़रूरत हो तो इस तरह का प्रोविज़न होता है, बिजनेस को ज़रूरत हो एट दैट टाइम के ऊपर, तभी आपको उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में हर स्टेप के लिए आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ चाहिए। विदाउट फाइनेंस आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो विद इन द बिजनेस। इट इंक्लूड्स द वे इन विच अ कंपनी ऑब्टेन एंड यूजेज मनी। ये किस चीज़ को देखता है, इंक्लूड करता है कि किस तरह से एक बिजनेस जो है अपनी मनी को ऑब्टेन कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। यूजुअली रेफरेंस इन द लोन, जब उसने लोन लिया है, ज़्यादातर तब देखा जाता है जब बिजनेस ने लोन लिया है, उस लोन को वह किस तरह से प्रोवाइड करता है, किस तरह से ऑब्टेन करता है, किस तरह से उसको यूज़ करता है। ये सब आपके पास आता है बिजनेस फाइनेंस के अंदर। इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, बड़े लेवल के ऊपर अगर देखा जाए, बिजनेस फाइनेंस इज अबाउट स्ट्रेटेजीज फॉर अर्निंग। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है, स्ट्रेटेजीज है, किसके लिए, अर्निंग करने के लिए, सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए एंड रेवेन्यू के लिए। इसको आप बोलते हो बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब नेचर क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इस चीज़ को रेफर करता है जब कंपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट अ कंपनी ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। जब जो मनी होती है, फाइनेंस होता है, फाइनेंस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मिलता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलते हो। इन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एक्वायरिंग, कंट्रोलिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड एफिशिएंटली। इसमें किस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है कि किस तरह से एक बिजनेस इन्वॉल्व करता है प्लानिंग को, एक्वायर करता है, कंट्रोल करता है एंड उसको यूज़ करता है एक दक्षता पूर्वक। इसका नेचर क्या है, असेंशियल फॉर बिजनेस ऑपरेशन। अब डे बाय डे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो असेंशियल है, बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए फाइनेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। विदाउट फाइनेंस आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन को नहीं चला सकते हो। सेकंड वन आपके पास आता है कवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। अब क्या करता है, जो आपके पास बिजनेस फाइनेंस होता है, बिजनेस फाइनेंस आपके पास शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करता है। क्योंकि बिजनेस में फाइनेंस आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए। तो दोनों तरह की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल ये करता है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग फंक्शन। अगर आपको बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, किसी तरह का भी डिसीजन हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग होता है, फाइनेंसिंग से, डिविडेंड डिसीजन होता है। तो इन सब डिसीजन को लेने के लिए फाइनेंस हेल्पफुल होता है। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। अगर जहां पर आपको रिस्क बेयर करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, अगर आपको ज़्यादा रिस्क आपको उठाना है, ठीक है, या
जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहीं पर रिटर्न होता है। तो रिस्क एंड रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज से मिलने के लिए भी आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो आपका बिजनेस फाइनेंस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी इन एनी बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस जब आप सेटअप करते हो, कोई भी बिजनेस जब आप चलाते हो, तो उस बिजनेस के अंदर जो आपके पास फाइनेंस होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कि क्योंकि आपको बिजनेस कंटिन्यूअसली चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के लिए चाहिए, एक दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 10 दिन नहीं, आपको हर दिन फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। डे बाय डे आपके बहुत सारे परचेजेस आप करते हो, खर्चे आप करते हो, एक्सपेंसेस करते हो, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। इन्वॉल्व वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। अब आप इसमें बहुत सारे वेरियस फंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, कि कहाँ से आप फंड को रेज कर सकते हो। तो वहाँ पे इक्विटी से कर सकते हो, डेट से कर सकते हो, रिटेन अर्निंग एंड एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस का स्कोप क्या रहेगा? तो बिजनेस फाइनेंस जो होता है नेसेसरी टू स्टार्ट बिजनेस। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है ज़रूरी होता है फाइनेंस। विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी, लैंड परचेज करनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, सेल करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब को पे करने के लिए आपको फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी टू फेस इकोनॉमिक साइकिल। जो आपके पास इकोनॉमिक साइकिल आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, ये क्या है? ये इकोनॉमिक साइकिल्स हैं। इनको फेस करने के लिए आपके पास फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फाइनेंस आप इन क्राइसिस के साथ जो है वो अपने बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंस की फैसिलिटीज नहीं होंगी। नेसेसरी टू ग्रोथ। अब बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। नेसेसरी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। अगर बिजनेस ने कोई डेट लिया है, उधार लिया है, क्रेडिट की फैसिलिटीज ली है, उन सबको पे करने के लिए फाइनेंस की सुविधा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। विदाउट अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा तो आप डेट की पेमेंट नहीं कर सकते हो। नेसेसरी फॉर अवेलेबल द अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल करवाने के लिए जो बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कोई आपके पास प्रोडक्ट है उनको आपने यूज़ करना है कहीं पर, या अपॉर्चुनिटीज़, कंपटीटिव एडवांटेज आपके पास आती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ से मिलने के लिए भी आपके बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो ये था आपके पास स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट देते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या है कि कहाँ से आप फाइनेंस को अर्न कर सकते हो, कहाँ से आप फाइनेंस को जनरेट कर सकते हो। तो रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग होता है कि बिजनेस के पास जिस तरह का भी प्रॉफिट अगर बिजनेस के पास बचता है, हर तरह के पेमेंट करने के बाद, हर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट बच जाता है, तो वो होता है बिजनेस का रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया? क्या होता है? बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से बिजनेस ने हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हर तरह की पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद जो बिजनेस के पास प्रॉफिट बचता है, पैसे बच गए हैं, वो है बिजनेस का प्रॉफिट, वो है रिटेन्ड अर्निंग। अब इस अर्निंग का प्रयोग वो कहाँ पर करते हैं? बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, डेट को रीपे करने के लिए एंड अदर ऑपरेशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस रिटेन्ड अर्निंग का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला फॉर रिटेन्ड अर्निंग क्या है? यहाँ पर आता है नेट इनकम माइनस डिविडेंड। नेट इनकम में से जब आप डिविडेंड को पे कर दोगे तब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेड क्रेडिट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट? तो ट्रेड क्रेडिट आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जो सप्लायर को प्रोवाइड करवाई जाती है। किसके द्वारा? सप्लायर को प्रोवाइड करवाई जाती है कि आप क्या करो, बिजनेस से परचेज कर लो गुड्स एंड सर्विसेज को और क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, विथ पेमेंट ड्यू एट अ लेटर डेट। और आप इसकी पेमेंट कब करो? लेटर डेट में करो, बाद में इसकी आप पेमेंट कर सकते हो, पहले आप इसको परचेज करो एंड इसकी पेमेंट आप बाद में कर सकते हो। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेसेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बेसिकली कहाँ पर यूज किया जाता है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में। जब बिजनेस से बिजनेस में, क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तब वहाँ पर इस तरह की मैनेजमेंट की जाती है कि जब भी आपकी सप्लाई की जाएगी तब आप डेट के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर कर दो और जब बाद में आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। तो ये होता है आपके पास ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद आपके पास आता है पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? जब कंपनीज क्या करती हैं, अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को फुलफिल करने के लिए पब्लिक से, जनता से
डिपॉजिट की डिमांड करती हैं, उनसे फंड की डिमांड करती है और उनको एक सर्टेन टाइम के बाद एक क्या करती हैं, इंटरेस्ट पे करती हैं, तो उसको आप बोलते हो, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसको आप बोलते हो पब्लिक डिपॉजिट। Public deposit refer to funds raised by companies directly from the public, individuals और organization के लिए for a fixed period at a specific interest rate। किसके लिए किया जाता है, फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है और स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट भी इसके ऊपर पे किया जाता है जनता को। इट इज अल्टरनेटिव, किस चीज़ का अल्टरनेटिव होता है कि जो आपके बैंक से लोन लिया जाता है उस लोन के बदले में आप पब्लिक इशू कर सकते हो, पब्लिक को डिपॉजिट आप पब्लिक से ले सकते हो, ये इसके बदले में एक अल्टरनेट होगा बैंक से लोन लेने के बदले में, जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म नीड्स को फुलफिल करता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। तो ये आता है आपके पास पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट वन आपके पास आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं आपके पास जब आप कॉर्पोरेशन के अंदर ही, बिजनेसेस के अंदर ही जब आप क्या करते हो, फाइनेंस की फैसिलिटीज उपलब्ध करते हो या फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही डिपॉजिट करते हो। ये किस तरह के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इनका यूज किया जाता है, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है दूसरी कंपनी को। दीज डिपॉजिट आर टिपिकली यूज फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स एंड अर्निंग हायर रिटर्न। किसके लिए इसको यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है टिपिकली शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एंड हायर रिटर्न को प्राप्त करने के लिए, और इसको ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट के साथ भी कंपेयर करके देखा जा सकता है। अब इसके फीचर्स क्या है, शॉर्ट टर्म इन नेचर है कि यूजुअली 7 से 1 साल का इसका टाइम होता है, अनसिक्योर्ड होता है, जैसे आपने इसमें पढ़ा कि हायर रिस्क होता है, हायर रिटर्न होता है, लेकिन अनसर्टेन होता है, अनसिक्योर होता है। हायर इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर जो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड, किसके लिए यूज किया जाता है, वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद आता है टाइप्स। कॉल डिपॉजिट क्या है, कॉल डिपॉजिट होता है जिसको आप एक कॉल के अंदर आप उसको पे करना पड़ेगा। जब भी आपने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लिया है तब आपको इसको एक शॉर्ट नोटिस आपको दिया जाएगा 7 दिन का, उसके बीच में आपको उसको पे करना पड़ेगा, मतलब कि जब कॉल करी जाएगी इसके लिए तब इसको आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड वन आता है 3 मंथ डिपॉजिट। 3 मंथ के लिए डिपॉजिट किया जाता है, टिपिकली इसको यूज किया जाता है और यहाँ शॉर्ट टर्म में आप इसको सो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न तो यहाँ पर होता ही है, कॉमनली यूज इन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट को फुलफिल करने के लिए 3 मंथ के लिए आप डिपॉजिट करते हो। 6 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ होता है जो फिक्स होता है, 6 मंथ के लिए होता है एंड उससे ज़्यादा के लिए हो सकता है, ऑफर करता है स्लाइटली हायर रिटर्न क्योंकि थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होता है। इशू ऑफ शेयर, नाउ यू हैव ओनली 2 शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बेसिकली, जिनका मोस्टली यूज किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस की या लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना इक्विटी शेयर, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कैपिटल को जनरेट करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, शेयर को भी इशू कर सकती है ना, या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, डेट को रीपे करने के लिए शेयर्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के अंदर। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनको आप हिंदी में समतांशधारी बोलते हो, समतांश बोलते हो। तो समतांश ऐसे अंश होते हैं जिनको कंपनी की समापन होने के पश्चात सबसे बाद में इनका डिविडेंड दिया जाता है और सबसे लास्ट में ही इनका प्रॉफिट दिया जाता है। और क्या होता है, ये इनके पास कंपनी का वोटिंग राइट्स होते हैं, ये कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के अंदर अपना हिस्सा ओन करके रखते हैं। तो इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी एंड प्रोवाइड वोटिंग राइट टू शेयर होल्डर। दीज आर नोइंग एज ऑर्डिनरी शेयर्स को आप इनको बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनरशिप राइट्स होते हैं, क्योंकि जो आपके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास ओनरशिप राइट्स होते हैं, वो ओन करते हैं आपके पास चीज़ों को। इसके बाद आपके पास आता है वोटिंग राइट्स। अब इनके पास वोटिंग राइट होते हैं, इनको जब कंपनी की मीटिंग्स होती हैं उनमें वोटिंग राइट डालने का अधिकार होता है। डिविडेंड इनको पे किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इनको डिविडेंड एक फिक्स डिविडेंड हो, इनका डिविडेंड वेरी करता है। जब बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है, कम प्रॉफिट होता है कम डिविडेंड इनको पे किया जाता है। रिस्क एंड रिटर्न, अब इसके बीच में हायर रिस्क होता है बट पोटेंशियली हायर रिटर्न भी होता है, क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं तो कंपनी के ओनर होने की जगह इनको क्या करना पड़ेगा, हायर रिस्क बियर करना पड़ेगा, साथ में रिस्क की जगह साथ में इनको रिटर्न भी हाई मिलता है। परपेचुअल इन नेचर क्या होते हैं, ये मैच्योरिटी डेट इनकी फिक्स नहीं होती है, इसके लिए परपेचुअल होते हैं ये। नेक्स्ट आपके पास आता है मेथड्स ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर को आप किस तरह से इशू कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके पास आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप अपने
जो पब्लिक जब फर्स्ट टाइम कंपनी है, कोई फर्स्ट टाइम कंपनी कोई शेयर को इशू करती है तो उसको आप बोलते हो इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू किए जाएंगे। फॉलो अप ऑफरिंग होता है जब कंपनी पहले ही कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, उसके बाद जब वो शेयर इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको आप बोलते हो फॉलो अप, कि उसने क्या किया, फॉलो किया सिर्फ स्टेप्स को। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट इश्यूज। राइट इशू होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट द राइट टू बाय एडिशनल शेयर एट डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको अधिकार है शेयर को प्राप्त करने का, कि जो एग्जिस्टिंग है, अगर कंपनी ने दोबारा से कोई शेयर इशू किए गए हैं तो कंपनी उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन शेयर्स को डिस्काउंट में प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, उनका राइट ये होता है। बोनस शेयर होते हैं जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में जो है वो इशू किए जाते हैं। जो कंपनी के पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में से उनको वो फ्री में शेयर इशू किए जाते हैं, उसको आप बोलते हो बोनस शेयर। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं ऐसे शेयर जो अपने पब्लिक के लिए इशू नहीं किए जाते, जो प्राइवेट लोगों के लिए, खुद के या कंपनी के कुछ जाने माने लोगों के लिए ही इशू किए जाते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपके पास होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए शेयर को इशू कर देते हो अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको कंपनसेशन के बदले में क्या दिया, शेयर इशू करके दे दिया। तो ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को आप हिंदी में बोलते हो पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश आपके पास ऐसे अंश होते हैं जिनको कंपनी की प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है। सो ये होता है आपके पास प्रेफरेंस शेयर। अब लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ये कंपनी की जब मीटिंग्स होती हैं उनमें भी इनको शामिल नहीं किया जाता है और ना ही इनके पास किसी तरह के कोई वोटिंग राइट्स होते हैं। और इनको जो डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाएगा, और जब कंपनी का समापन होगा तब भी इनके पैसे इनको सबसे पहले दिए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके प्रेफरेंस शेयर की, फिक्स्ड डिविडेंड। इनको जो है फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, यूजुअली ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। नो वोटिंग राइट्स, तो वोटिंग राइट्स इनको नहीं होता है। लेस रिस्की होता है क्योंकि इनको एक सर्टेन टाइम के बाद इनका फिक्स्ड रिटर्न इनको मिल जाता है, तो रिस्की ये नहीं होते हैं। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, आप इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो और कुछ इस तरह के शेयर्स भी होते हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट वन आपके पास आता है डिबेंचर। अब ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्र कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है जब कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट को मंगवाती है, उसके बदले में कंपनी क्या करती है, उनको ऋण पत्र देती है, तो उसको आप बोलते हो ऋण पत्र। A debenture is a type of long-term debt instrument issued by a company to raise fund from the public। कंपनी क्या करती है, पब्लिक से फंड को रेज करने के लिए लॉन्ग टर्म में, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में फाइनेंस की फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म में फाइनेंस को प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र को इशू करती है। कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है तो कंपनी की उसके ऊपर स्टैंप लगती है, कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है उसके ऊपर, उन ऋण पत्रों के ऊपर। इट इज़ यूजली अनसिक्योर्ड होते हैं, मीनिंग इट डज नॉट हैव कोलेटरल बैकिंग। जरूरी नहीं है कि इनको आप प्राप्त करोगे, लेकिन सपोर्टेड बाय द कंपनी रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस को ये सपोर्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इशूड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर होता है। अनसिक्योर्ड होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल होते हैं जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। रिडीमेबल और इरिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल होते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हो एक फिक्स पीरियड के बाद, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप फिक्स पीरियड के बाद रिडीम नहीं कर सकते, तो ये है नेचर। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। जो आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर के टाइप्स हैं वही आपके प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स भी हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर है आपके पास सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर आपके पास इस तरह के डिवेंचर होते हैं जो सिक्योर होते हैं, जो सुरक्षित होते हैं, जिनको आप एक सर्टेन टाइम के बाद कलेक्ट कर लेते हो। अनसिक्योर्ड होते हैं, इस तरह के भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि जिनको कलेक्ट किया जाएगा, इसके अंदर हाई रिस्क होता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनको आप इक्विटी शेयर के अंदर कभी भी कन्वर्ट करवा सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इस तरह के होते हैं जिनको आप कभी भी कन्वर्ट किसी भी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है रिडीमेबल डिवेंचर एंड इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर आपके पास होते हैं जिनको एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिए जाते हैं। और इरिडीमेबल आपके पास ऐसे होते हैं जिनको कभी भी, या जिनको एक फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है कि उनको प्राप्त किया ही जाएगा। सो ये होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है बॉन्ड्स।
अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज। बॉन्ड क्या होता है, ये फिक्स पीरियड के लिए इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, एंड ये रेज करते हैं कैपिटल को। बॉन्ड आर यूजुअली सिक्योर्ड एंड बैक्ड बाय स्पेसिफिक एसेट और गवर्नमेंट गारंटीज। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिवेंचर की तरह अनसिक्योर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये सिक्योर्ड प्रकृति के होते हैं और इनको गवर्नमेंट की गारंटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कि इनको आप प्राप्त कर ही लोगे। इसके अंदर हाई रिटर्न होता है, लो रिस्क होता है, रिस्क इसके अंदर लो होता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी इसमें मिल जाती है और उसको फिक्स्ड पीरियड के बाद पे कर दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड क्या रहेंगे आपके पास, इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी के द्वारा इसको इशू किया जाता है, जो हमने पढ़ा। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्राप्त किया जाता है, पब्लिक ऑफरिंग के लिए, पब्लिक को फंड पे करना है, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इसके लिए इनको इशू किया जाता है, जो आपके बॉन्ड्स होते हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर फिक्स्ड एंड वेरिएबल इंटरेस्ट रेट प्राप्त किया जाता है। मोस्टली ये सिक्योर्ड होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। लो रिस्क देन डिवेंचर्स, इनमें कम रिस्क होता है क्योंकि उसको गारंटी के द्वारा पे किया जाता है। ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट, जो आपके पास बॉन्ड्स होते हैं उनको आप सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आपने कहीं और से इसको परचेज किया है तो कहीं और आप इसको सेल कर सकते हो, तो ट्रेडेबल सेकेंडरी मार्केट में भी आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है कमर्शियल बैंक। अब जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स आपके बिजनेसेस को फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं, लोन को फैसिलिटेट, पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। इन फाइनेंशियल देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल को फंड की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग लोन्स टू बिजनेसेस। तो इस तरह से ये बिजनेस को फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, लोन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं बिजनेसेस, इंडिविजुअल को एंड गवर्नमेंट्स को। दीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूड डेवलपमेंट बैंक्स। इसमें किस चीज़ को, मतलब ऐसे बिजनेसेस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके बिजनेसेस को फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, उनको आप बोलते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो आपके पास डेवलपमेंट बैंक हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल एजेंसीज हो सकती हैं जो फोकस करती हैं स्पेशलाइज्ड फंडिंग के ऊपर। अब आपके पास टाइप्स ऑफ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर कौन सा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो आपको इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशन जिनको आप बोलते हो इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए लॉन्ग टर्म में लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आपके पास आता है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स इंडिया, जो आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उन एंटरप्राइजेस को बिजनेस की फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको आप बोलते हो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म के लिए और लार्ज इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब चलाए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे रोड्स, पावर प्लांट्स आ गया, एयरपोर्ट्स आ गया। इस तरह की जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो बड़े बड़े, इनके लिए फाइनेंस चाहिए। एग्जांपल्स हैं इसके IDFC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद आपके पास आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस तरह का कॉर्पोरेशन जो पावर जनरेशन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड वन आपके पास आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर को, और जो एग्री बिजनेस करते हैं, एग्री से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उन सब बिजनेसेस के लिए जो लोन्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे NABARD है। आपके पास नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, जो आपको क्रेडिट की फैसिलिटीज रूरल डेवलपमेंट को और फार्मर को प्रोवाइड करवाते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन AFC फंड्स एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किस तरह के एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आपके पास एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके पास एक्सिम बैंक है, जो एक्सिम बैंक आपको क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, उसको आप बोलते हो एक्सिम बैंक। उसके बाद आपके पास आता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो हाउस लोन देते हैं आपको। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपके हाउस को बिल्ड करने के लिए, हाउस को बनाने के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग को डेवलपमेंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसको आप बोलते हो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल इसके देखते हैं क्या रहेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक, जैसे NHB है, जो रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एंड प्रमोट करता है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो किस तरह की फाइनेंसिंग कंपनी होती है जो फाइनेंस के लिए आपको फैसिलिटीज देता है एंड आपकी प्रमोट करता है आपकी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को। उसके बाद आपके पास आता है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंपनी है जो आपको हाउसिंग के लिए लोन की फैसिलिटी या फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट आता है माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो माइक्रो फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रूरल को डेवलप करने के लिए फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। दे प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल को फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिनकी इनकम लो होती है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर आपके होते हैं उनके लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है आपके पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है क्रेडिट की सुविधा रूरल एंटरप्रेन्योर, जो आपके पास रूरल एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो ग्रामीण एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके लिए फाइनेंस के फैसिलिटीज या प्रोवाइड करवाते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आपके पास होते हैं जो ऑफर करता है बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज के अंदर। किस तरह के सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विस रूरल एरिया के अंदर आपको करवाता है, उसको आप बोलते हो RRB। और RRB आपका जो है वो नाबार्ड का सहायक बैंक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल फाइनेंस। अब इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस आपके पास होता है इज द ब्रांच ऑफ फाइनेंस, एक फाइनेंस की ब्रांच होती है जो डील करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज के साथ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये करती है, इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये इंटरनेशनली है तो इंटरनेशनल फाइनेंस की फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है, इन्वेस्टर्स को मिलाती है। ठीक है, डील्स करती है बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के साथ विद इन द कंट्रीज और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग मनी फ्लो बिटवीन नेशंस, ये किसको इन्वॉल्व करती है कि मैनेज करती है मनी फ्लो को, जो नेशंस के बीच में, जो देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में मनी फ्लो होता है उसको ये देखती है, एक्सचेंज रेट को ये देखती है, इंटरनेशनल ट्रेड को ये देखती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके माध्यम से किया जाता है एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंस के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक। जैसे आपके पास आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसी की तरह इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक होते हैं, लेकिन ये विद इन कंट्रीज के बीच में मोर कंट्रीज के बीच में फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये होता है इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स। इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक आर बैंक्स दैट ऑपरेट ग्लोबली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, तो प्रोवाइड करवाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज किसके, जैसे लोन्स के, डिपॉजिट को, ट्रेड फाइनेंस करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को ये प्रोवाइड करवाते हैं आपको ग्लोबली। ठीक है, और ये बिजनेसेस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज के बीच में इस तरह ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लोन की, डिपॉजिट की, ट्रेड फाइनेंस की, फॉरेन एक्सचेंज की, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की। दीज बैंक्स हेल्प फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय ऑफरिंग क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सोल्यूशन। जब आपके पास कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, तो उन सब से रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ जो क्रॉस बॉर्डर नेशन के बीच में ये प्रोवाइड करवाता है जो आपके पास इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक होता है। इसके बाद आपके पास आता है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। जिस तरह से आपने पढ़ा, आपके पास कमर्शियल बैंक आपने पढ़े और इंटरनेशनल बैंक आपने पढ़े, उसी की तरह आपके पास इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो डेवलपमेंट बैंक, जो आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं। तो इंटरनेशनल एजेंसीज आर डेवलपमेंट बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, जो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन
प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड वाइड आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो आपके इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये आपके बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर काम करती हैं। दीज प्रोवाइड फाइनेंशियल एड्स, तो फाइनेंशियल सहायता भी ये देती है, कोई टेक्निकल सहायता आपको चाहिए वो भी ये देती है, कोई पॉलिसी से रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए कंट्रीज़ को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, तो इनको आप बोलते हो इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। उसके बाद आपके पास आता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। जैसे आपको पता है कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में फाइनेंस की फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस होता है, तो उसी की तरह आपका होता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करवाती है, जो स्टॉक सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है या ट्रेडिंग करवाती है, जैसे स्टॉक आ गया, बॉन्ड्स आ गया, डेरिवेटिव्स आ गया, ठीक है। इनके बीच से, इनसे रिलेटेड होती है, लॉन्ग टर्म फंड उपलब्ध करवाती है इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को एंड गवर्नमेंट्स को, ताकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल की नीड को फुलफिल कर सके। इट कनेक्ट इन्वेस्टर एंड बोरोअर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ये कनेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को एंड बोरोअर को डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, अलाउ करती है बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए, इकोनॉमिक्स टू ग्रो। सो इसको आप बोलते हो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब आप किस तरह से, जो आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, उनको आप किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हो, तो इनको आप क्लासिफाइड कर सकते हो ओनरशिप के बेसिस के ऊपर, ड्यूरेशन, सोर्सेज ऑफ जनरेशन, बिजनेसेस आर इंडिविजुअल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंडिंग। अगर अब आप कहाँ से फंड आप रेज करोगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखोगे कि बिजनेस को किस टाइम पर किस तरह की नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। सच एज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की नीड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड है, कि इसके अकॉर्डिंगली आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है, आपके जो ओनर होते हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग इसको आप बोलते हो। जैसे फंड प्रोवाइड करवाया जाता है ओनर और रिटेन्ड प्रॉफिट से। कहाँ से फंड प्रोवाइड करवाया जाए, जो ओनर है, जो इक्विटी शेयर्स हैं, कंपनी के जो व्यवसाय में हित रखते हैं, जो ओनर्स हैं, स्वामित्व जिनके पास है, और जो रिटेन्ड प्रॉफिट आपके पास बच गया, हर तरह की पेमेंट करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बच गया है, उसमें से जब आप पेमेंट करते हो, उसमें से जब आप फंड को प्रोवाइड करते हो, ये होते हैं आपके पास ओन्ड कैपिटल, जिसको नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जिनको पे करने का कोई भी बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि इनको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इक्विटी कैपिटल है जैसे मनी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर को इशू करने से आपको जो मनी मिली है, रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट री इन्वेस्ट इन बिजनेसेस के बीच में आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकते हो। वेंचर कैपिटल है जैसे इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर और फर्म से जब आप इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं पर करते हो, वहां से जब आपको फंड रेज होता है, तो ये सब आपके पास आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये आपके पास ओनरशिप कैपिटल के। उसके बाद आपके पास आता है बोरोड कैपिटल, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपकी होती है, जब आप बोरो करते हो, फंड ऑब्टेन किए जाते हैं बैंक से, इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इन सब चीज़ों से आपने ले लिया, आपने फाइनेंस तो ले लिया, लेकिन अब आप उसको रीपे भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो भी आपके पास बिजनेस है, कमर्शियल बिजनेस है, जिनको भी आपको प्रॉफिट अर्न करना है। अब पैसा देना है तो साथ में इंटरेस्ट भी वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास डिबेंचर है, बॉन्ड है, जो हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म में बोरोइंग की फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसी की तरह है आपके पास बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट, इनके लिए भी आप बोरोइंग करते हो कमर्शियल बैंक से। ट्रेड क्रेडिट जो आप एक्सटेंड किया जाता है, अगर सप्लायर के द्वारा आपके ट्रेड क्रेडिट को एक्सटेंड किया जाता है, तो वो फाइनेंस एक्सटेंड करता है, तो उसके ऊपर मोर आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन के बेसिस के ऊपर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जो लेस देन 1 ईयर के लिए आप फाइनेंस की फैसिलिटीज कहीं से अर्न करते हो, जैसे वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए, इन्वेंट्री एंड सैलरी को पे करने के लिए, जब आप फाइनेंस की फैसिलिटी प्राप्त करते हो, कहीं से फाइनेंस लेते हो, तो उसके लिए जब यूज किया जाएगा फाइनेंस, कहाँ पर यूज किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए, रिपे करने के लिए सैलरी को एंड इन्वेंट्री को बाई करने के लिए, तो वहां पर आप उसको बोलते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद आपके पास आता है मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस होता है जो 1 से 5 साल के लिए आप लेते हो, जिसको आप यूज करते हो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए एंड प्रोजेक्टों को फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए।
उसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, जो मोर देन 5 ईयर के लिए आप लेते हो, जिसको आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए आप जिसको प्रयोग करते हो, इसको आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ जनरेशन, कि कहाँ से, ये आपके पास इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स है। जो आपने पढ़ा, इंटरनल सोर्स होता है जहां पे आप इसको बिजनेस से जनरेट कर सकते हो, ओनरशिप से, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर अगर डिपेंड आप हो रहे हो, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करके भी आप जनरेट कर सकते हो, एंड एक्सटर्नली बोरोइंग करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे आपने इन्वेस्टर से लिया, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, यहाँ से भी आप अपने फाइनेंस की फैसिलिटीज को फुलफिल कर सकते हो। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आज के टॉपिक में आपने बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ा, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा, कमर्शियल बिजनेस के बारे में आप पढ़ा, फाइनेंस के रिगार्डिंग आपने पढ़ा, सोर्सेज आपने इसके पढ़े। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही टॉपिक्स है आपके, इनको आप अच्छे से याद रख सकते हो। जिन्होंने आप अपने पीजी में और यूजी में अच्छी तरह से पढ़ा है, उनके लिए ज़्यादा टफ काम नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, साथ में ही आपको जो ऐसा लगता है कि जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आप मेरे से पूछ सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है, जो आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी रहेगी तो मैं आपको टेलीग्राम के लिंक की सहायता से टेलीग्राम के आपको दे दूंगी, तो इसके लिए टेलीग्राम को ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।